नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप हमारी खास पेशकश हेल्थ फर्स्ट देख रहे हैं। और ऐसे में आज हम बात करेंगे आपके दिल की, यानी कि हृदय और हृदय रोगों की। और यही सब जानकारी देने के लिए हमारे साथ है नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीनियर कार्डियक सर्जन डॉक्टर सुनील शर्मा जी। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। 11 वर्षों का लंबा अनुभव है और ऐसे में दिल की बीमारी के बारे में आप बहुत अच्छे से हर एक चीज़ जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि दिल की बीमारी हम देख रहे हैं आज के समय में बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को प्रभावित कर रही है। पर वाकई में दिल की बीमारियां हैं क्या, किस किस तरीके की समस्याएं हम लोगों को होती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कार्डियक डिजीज़ हैं वो बच्चों में भी होती हैं और बड़ों में भी होते हैं, जिनका कि डायग्नोसिस जो है जब पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आता है और हम उनके इन्वेस्टिगेशंस करते हैं तब हमें पता चलता है। वैसे जब कोई पेशेंट, कोई बच्चा या बड़ा, उसको कोई भी तकलीफ़ होती है, जैसे कि छोटा बच्चा अगर है उसको बार बार खांसी जुकाम रहता है या उसका वेट नहीं बढ़ता, उसकी ग्रोथ नहीं होती है, तो ऐसे केसेज में जो है वो सबसे पहले उसके जो परिवार के जो सदस्य हैं वो उसको बच्चों के डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, जिसको कि पीडियाट्रिक्स में जाता है बच्चा। वहाँ पे जब जाता है बच्चा तो उसको जो है वो उसको स्टार्टिंग में उसको कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके बाद बच्चे को यदि आराम नहीं होता है तो बच्चे को कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे को हार्ट में डिजीज़ है। इसी तरह बड़ों में यदि कोई, जैसे बड़े पेशेंट्स जो हैं उनको मान लो कोई छाती में दर्द है या सांस फूलता है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है और जिनकी की चेकअप करते हैं तो उसमें उनकी बीमारी का पता चलता है। बिल्कुल। और अगर हम वर्तमान समय को देखें तो वर्तमान समय में हम देखते हैं कि जो पहले जो बात सामने आती थी कि बुजुर्गों में दिल की बीमारी की समस्या आती है, पर आज नए नए युवा पीढ़ी भी इससे ग्रसित हो रही है। क्या वजह इसके पीछे और ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जो डिजीज़ हार्ट से रिलेटेड जो पहले बड़े लोगों में होती थी, वो डिजीज़ आज के टाइम में हमने देखा है कि कुछ जो यंग जनरेशन है उनको भी देखने में आ रहा है। और उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है आज के टाइम में जो स्ट्रेस जो लेवल है, जो आज की यंग जनरेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा है। और जो यंग जनरेशन है वो आज जो है काफ़ी कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट फेस करते हैं वो, और जो लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स हैं, लाइक उनकी जो डाइटरी हैबिट्स हैं और जो फिज़िकल वर्कआउट है वो उतना नहीं कर पाती यंग जनरेशन, जिससे कि उनमें जो है कार्डियक डिजीज़ का इंसिडेंस ज़्यादा देखने को मिलता है। डॉक्टर सुनील जी, देखिए कहते हैं प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ऐसे में हम कब डॉक्टर के पास जाएं, कब डॉक्टर से कंसल्ट करें, या कुछ शुरुआती लक्षण जिनके आधार पर हम समझ पाएं कि शायद हो सकता है कि हम हार्ट डिजीज़ से प्रभावित हैं या हमें हार्ट डिजीज़? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी अगर रिस्क फैक्टर अगर किसी के साथ है, लाइक किसी की एज अगर मान लो 40+ है और उसमें अगर कोई रिस्क फैक्टर है, लाइक कोई किसी को डायबिटीज़ है या किसी को फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की, लाइक उसके पेरेंट्स में या उनके ब्रदर में या सिस्टर में कोई हार्ट डिजीज़ रही है पहले, ओके, या कोई उसमें कोई लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर है, लाइक स्मोकिंग है, अल्कोहलिज्म है और सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिससे कि ये आइडिया लगता है हाँ उसको हार्ट डिजीज़ हो सकती है। और यदि उसको कुछ सिम्टम्स आते हैं, लाइक उसको रूटीन जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें उसको ऐसा लगता है कि पहले जिस काम को अच्छे से कर पा रहे थे अब उस काम को करने में उनको दिक्कत आती है, उनका सांस फूलता है या छाती में भारीपन रहता है, चेस्ट पेन रहता है, तब ऐसे पेशेंट्स को कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। जब हमें लगे कि शायद हमें हार्ट डिजीज़ हो सकती है, तो ऐसे शुरुआती दौर में कौन कौन से टेस्ट है जो हम करवा सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट के माध्यम से हार्ट डिजीज़ को डायग्नोस किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है जैसे कोई भी पेशेंट है, इट डिपेंड्स अपॉन द एज ग्रुप। यदि कोई बड़ा है, अडल्ट एज ग्रुप का पेशेंट है और यदि उसको लगता है कि उसको कार्डियक डिजीज़ हो सकती है, उसको सिम्टम्स हैं, तो सबसे पहले तो उसको एक्सपर्ट कंसल्टेशन की ज़रूरत है, जिसमें कि कार्डियोलॉजिस्ट होता है जो कि ऐसे पेशेंट के लिए कार्डियक डिजीज़ रूल आउट करने के लिए जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें कि ईसीजी है और उसके बाद जो है चेस्ट एक्सरे करके देखते हैं, फिर हम उसका जो है 2D इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, जिससे कि हमें उसकी हार्ट डिजीज़ की पॉसिबिलिटी के बारे में पता चलता है। और उसके बाद भी यदि पेशेंट्स की ऐसी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं और हमें लगता है कि उसको सिम्टम्स हैं और रिस्क फैक्टर्स भी हैं, तो उसके बाद फर्दर जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें लाइक TMT करके देख सकते हैं या कुछ इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशंस कर लेते हैं, लाइक कोरोनरी एंजियोग्राफी करके देख सकते हैं।
बिल्कुल, यानी कि तमाम टेस्ट है जिनके माध्यम से हम डायग्नोस कर सकते हैं कि हार्ट डिजीज से हम लोग प्रभावित है नहीं है, या फिर कितनी ज़्यादा चांसेस हैं कि हम हार्ट डिजीज से प्रभावित हो सकते हैं। पर मान लीजिए डायग्नोस हम करवाते हैं, उसके बाद ऐसी कोई खबर सामने आती है कि आप हार्ट डिजीज से प्रभावित है, तो इसका जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो कैसा है, किस तरीके का प्रोसेस इसमें रहता है? और साथ ही आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे, क्योंकि जब हार्ट डिजीज़ का नाम आता है तो जानकारी सबसे पहले आती है कि आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, तो क्या उसमें हम ढिलाई बरत सकते हैं या फिर तुरंत सर्जरी करवा लें? देखिए, ये चीज़ डिपेंड करती है कि जो हार्ट डिजीज़ है वो किस टाइप की है और उसका एक्सटेंट कितना है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई अडल्ट पेशेंट है और उसको हमने टेस्टिंग की है, लाइक कोरोनरी एंजियोग्राफी करी है, और उसमें हमें पता लगता है कि उसको जो हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें रुकावट है, तो इट डिपेंड्स कि उसको कितनी नसों में रुकावट है और कितना परसेंटेज ब्लॉकेज है। क्योंकि एवरी टाइम ऐसा नहीं होता कि किसी पेशेंट को यदि हमें पता लगता है कि उसको हार्ट डिजीज़ है तो ज़रूरी नहीं कि उसको स्टेंट ही डाला जाए या उसको सर्जरी की जाए, बिकॉज इन सम केसेस मैक्सिमम जो मेडिकल थेरेपी है उससे भी पेशेंट को बेनिफिट मिलता है। द ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ दैट एवरी पेशेंट शुड go for expert consultation whenever he finds that he is having some heart disease. और देखिए, जिस तरीके से वक्त बदल रहा है, तकनीकें आ रही है, तो ऐसे में क्या हृदय और बाईपास सर्जरी के अंदर कुछ नई तकनीकें समावेशित की गई है जिसके माध्यम से इसे और भी ज़्यादा सुरक्षित बनाया जा सके? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो किसी पेशेंट को हार्ट डिजीज़ पता लग जाती है और उसके बाद ये प्लान होता है यस इस पेशेंट को हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है, लाइक बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है, तो उसको प्रॉपर एक एक्सपर्ट जो कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट है उसमें उसको एडमिट किया जाता है। और अभी आज के टाइम में काफ़ी ऐसी एडवांसमेंट आ गई हैं टेक्नोलॉजीज़ में जिसमें कि बाईपास सर्जरी को काफ़ी सेफ़ माना जाता है। फॉर एग्जांपल, उसका कंप्लीट इवैल्यूएशन होता है पेशेंट का, उसकी पूरी बॉडी का चेकअप होता है, उसमें ये भी देखा जाता है कि ऐसा तो नहीं कि जो बाईपास सर्जरी करनी है उस पेशेंट को और भी कोई डिजीज़ हो, लाइक हार्ट की नसों में रुकावट के साथ हो सकता है उसकी जो अपनी गर्दन की जो नसें हैं उसमें कोई रुकावट हो, या उसके हाथ और पैरों की नसें हैं उसमें कोई रुकावट हो, या उसकी जो पेट में जो अपनी इंटेस्टाइन्स होते हैं जिनको आंतें बोलते हैं उनको जो ब्लड सप्लाई होती है उसमें भी रुकावट हो सकती है। क्योंकि हार्ट एक बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, हार्ट की जब ब्लड सप्लाई कम होती है तो हमें तुरंत पता लग जाता है, बट काफ़ी जो बॉडी के और जो हिस्से हैं उसमें जो साइलेंट जो डिजीज़ होती है वो जब हम चेकअप करते हैं तब पता चलता है उसका कंप्लीट इवैल्यूएशन पे। तो अभी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिससे कि बाईपास सर्जरी काफ़ी सेफ़ हो गई है। और ओटी में भी जब हम सर्जरी करते हैं तो हम काफ़ी चीज़ें ऐसी करते हैं जिससे कि वी ट्राई कि पेशेंट की जो सर्जरी है और उसका जो आउटकम है वो पेशेंट के लिए बेटर रहे। अगर हम सर्जरी में एज फैक्टर की बात करें तो किस उम्र तक ये जो सर्जरी है वो सुरक्षित रहती है, किसके बाद हमें कोशिश करनी चाहिए कि सर्जरी अवॉइड करें या फिर करवा लेनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, एज कार्डियक सर्जन आई हैव ऑपरेटेड ऑलमोस्ट अप टू 85 ईयर्स ऑफ एज ऑफ द पेशेंट। मैंने बाईपास सर्जरी किया है। मेरा मानना है कि पेशेंट की जो फंक्शनल जो लाइफ है, लाइक उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, उसकी जो बॉडी है, उसका जो बिल्ट कैसा है, उसका जो वर्कआउट है वो कैसा है। लाइक एक 65 इयर्स का पेशेंट भी अगर उसको सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, उसका वेट बहुत ज़्यादा है, उसको और भी कुछ डिजीज़ है, और एक कोई 80 इयर्स का जो पेशेंट है जो कि खेतों में काम करता है, जिसकी जो बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग है, और उसका डिपेंड करता है, दैट इज़ द फैक्टर विच डिसाइड्स कि हमें किस एज तक बाईपास सर्जरी कर सकते हैं। बट फंक्शनल लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज इज़ जस्ट आई थिंक ए नंबर, जस्ट ए नंबर। और मतलब अगर डॉक्टर्स अच्छे हैं तो आपको पूरा उन पर विश्वास करना चाहिए और सर्जरी की तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए। एक हमारे व्यूवर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी को 15 साल पहले हार्ट से संबंधित समस्या हुई थी, उसके बाद सर्जरी भी करवाई गई, पर अब वापस से उन्हें दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या ऐसे में दोबारा वो सर्जरी की और प्रोसीड कर सकते हैं? It depends upon the workup, like investigation. If upon investigation we find that like in previous bypass surgery, for example, if that patient was having 3 grafts, like 3 grafts were put in that bypass surgery, now patient is having again cardiac symptoms. We have to evaluate that what is the status of those grafts. If for example 2 of the grafts are working and 1 graft is having narrowing, that is blocked, then we will have to assess what are the risk factors, whether we can go for reduced CABG or not. For example, at times we can go for anti-anginal therapy, like medical therapy, to reduce the chest pain, and we can advise the patient according some lifestyle changes.
For example, if he is having some stressful lifestyle or some exertional lifestyle, we can ask him to reduce his activities. And if still patient is very much symptomatic, then obviously we'll have to go for reduced EABG, which these days is comparatively safer. तो दोबारा सर्जरी करवाने के सक्सेस रेट कितने होते हैं, कितना सुरक्षित ये होता है? Actually, in case of reduced EABG, what is happening that we have to go again for the bypass surgery. So there are certain risks which are associated. For example, जब उसका हम दोबारा से चेस्ट ओपन करते हैं तो ऐसे पेशेंट को ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि पहले जो सर्जरी हुई है वहाँ पे काफ़ी जो एडिजन्स होते हैं और उसमें ब्लीडिंग का रिस्क भी ज़्यादा रहता है। तो ऐसे केस में हमें पेशेंट के जो अटेंडेंट है ये उसको काफ़ी एक्सप्लेन करना पड़ता है कि देयर आर सर्टेन रिस्क विच आर एसोसिएटेड विद रिड्यूस EABG। तो यानी कि ये सक्सेस रेट भी कह सकते हैं और ये चांसेस भी है कि सेफली ऑपरेट हो सकता है, सर्जरी हो सकती है। कंपैरेटिवली रिस्कियर देन द फर्स्ट EABG। रिड्यूस EABG इज रिस्कियर बेसिकली। बिल्कुल सुनील जी, देखिए दिल का मामला है तो ऐसे में सवाल बहुत सारे हैं, उन तमाम सवालों के जवाब भी आपसे लेंगे, पर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार हम बात कर रहे हैं आपके दिल की और हृदय रोग से जुड़ी तमाम समस्याओं की, और ऐसे में वरिष्ठ कार्डिक सर्जन डॉक्टर सुनील शर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील जी, एक छोटा सा सवाल और है, क्योंकि ये छोटे बच्चों से जुड़ा हुआ है। कई बार हम देखते हैं कि कई जो नवजात हैं वो हृदय रोग के साथ ही पैदा होते हैं, तो ऐसे में उनको लेकर समस्या और भी बड़ी हो जाती है कि उनका उपचार कब शुरू करना चाहिए, कब उपचार के लिए आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से उनका उपचार होगा? जो कंजेनिटल जो हार्ट डिजीज़ हैं, जैसे कुछ अगर जो बच्चे हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनमें जैसे मान लो किसी बच्चे को अगर मान लो किसी का ग्रोथ नहीं हो रही है, किसी का जो वेट नहीं बढ़ रहा है, और उसके पेरेंट्स यदि ये कहते हैं कि जो बच्चा है वो बार बार बीमार हो रहा है, बार बार उसको निमोनिया हो रहा है, तो ऐसे बच्चों को एक्सपर्ट कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे बच्चों को जब हॉस्पिटल में आते हैं तो ऐसे बच्चों को हम लोग 2D को कार्डियोग्राफी करके देखते हैं, जिससे कि हमें पता लगता है उस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। अब ऐसे बच्चों में जो देखा जाता है वो उसको जैसे हार्ट में छेद हो सकता है उसको, या उसको एक PDA नाम की डिजीज़ होती है बच्चों में, वो हो सकती है। या बच्चे का अगर शरीर मान लो उसके पेरेंट्स कहते हैं जी बच्चे का जो शरीर है वो नीला पड़ता है, और बच्चा जो जब भी उसके हाथ, उसके जो पैर हैं या उसके ओंठ हैं वो नीले हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी जब हम इको करके देखते हैं तो ऐसे बच्चों के दिल में एक छेद मिलता है, और जो उसको और भी कुछ डिजीज़ होती है जिससे कि ऐसे बच्चों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ऐसे बच्चों में फिर हम उनका जो है सर्जरी प्लान करते हैं, और सर्जरी डिपेंड करता है कि जो बच्चा है उसका जो एज कितनी है, क्योंकि अलग अलग डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो एज के हिसाब से और वेट के हिसाब से हम लोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को दिल में छेद है तो वो भी काफ़ी टाइप्स का हो सकता है। हार्ट के किस हिस्से में छेद है, कितने छेद हैं, उस छेद का साइज़ क्या है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि बच्चे का क्या इलाज किया जाना है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जिन बच्चों के दिल में छेद होता है जब वो पेरिफेरी पे जब दिखाते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि आपके जो बच्चे का दिल का छेद है, जैसे बच्चा बड़ा होगा तो वो अपने आप भर जाएगा। या वो ऐसे बच्चों के संपर्क में आते हैं जिनके पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि भाई मेरे बच्चे का तो दिल का छेद ऐसे ठीक हो गया था, तो आपको भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट एज कार्डियक सर्जन मेरा ये मानना है कि ऐसे सब बच्चों को एक बार हॉस्पिटल आना चाहिए और उनको अपना टेस्टिंग करवानी चाहिए, सो दैट कि उनको ये आइडिया लग सके कि उनको डिजीज़ क्या है और उसको कितना एक्सटेंट है और उसको कब उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी डॉक्टर किसी भी बच्चे का ट्रीटमेंट जब उसको ज़रूरत होती है तभी शुरू करेगा। उससे पहले वो उसको वेट करते हैं कि बच्चे का वेट थोड़ा बढ़ जाए, उसकी थोड़ी एज ज़्यादा हो जाए, सो दैट कि वो जो डिजीज़ है और या उसकी सर्जरी है वो कंपैरेटिवली सेफ़र हो जाए। कंपैरेटिवली सेफ़र होना ज़रूरी भी कंपैरेटिवली सेफ़र होना ज़रूरी होता है। बट कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जिसमें हमें जो तुरंत भी इलाज करना पड़ता है।
क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होता है, बच्चा बार बार बीमार होता है, बार बार उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है, उसको निमोनिया होता है, उसकी ग्रोथ नहीं होती है, तो ऐसे केसेस में हमें देखना पड़ता है, तो जल्दी भी सर्जरी करनी पड़ती है। बिल्कुल डॉक्टर सुनील शर्मा जी, आपने काफ़ी सारे लक्षण बताए जिनके माध्यम से पेरेंट्स पहचान सकते हैं कि उनका बच्चा हार्ट डिजीज़ से प्रभावित है या नहीं। पर अगर कुछ माइल्ड सिम्टम्स हो, क्योंकि बच्चे अपनी पीड़ा तो नहीं बयां कर पाते, पर कुछ माइल्ड सिम्टम्स जिनके आधार पर भी जानकारी लग पाए कि ऐसा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मदर अगर ये कहती है जी, जब भी मैं बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करती हूँ तो बच्चा पहले दूध पीता है, फिर बच्चे के माथे पे पसीना आता है और बच्चा दूध पीना छोड़ देता है, फिर थोड़ी देर बाद उसको भूख लगती है, फिर वो फिर से दूध पीने की कोशिश करता है बट वो फिर छोड़ देता है। या उसके पेरेंट्स कहते हैं जी बच्चे का वेट ही नहीं बढ़ रहा है और बच्चे को बार बार खांसी जुकाम हो जाता है और हम दवाई देते हैं तो उससे ठीक हो जाता है, लेकिन फिर उसको खांसी जुकाम हो जाता है। तो ये कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनसे हमें ये पता लगता है कि हाँ, इस बच्चे को हार्ट की बीमारी हो सकती है। तो यानी काफ़ी सारे लक्षण हैं जिनके आधार पर पहचाना जा सकता है कि बच्चा हार्ट बीमारी है कि नहीं है, या फिर ऐसी कोई आशंका है कि नहीं। देखिए, दिल में जब हम बात करते हैं तो ब्लॉकेज की समस्या आजकल मानो आम सी हो गई है, तो ऐसे में कई तरीके के सुझाव भी उन्हें दिए जाते हैं, आप स्टेंट लगवा लीजिए या फिर सर्जरी की तरफ आगे बढ़ जाइए, सर्जरी करवा लीजिए। तो आपकी क्या राय है इसको लेकर के? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर किसी भी पेशेंट को ये बताया जाता है कि आपके हार्ट की खून की नसों में रुकावट है, तो सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि उसके हार्ट की कितनी खून की नसों में रुकावट है और कितना परसेंटेज उसका ब्लॉकेज है और हार्ट का फंक्शन कितना है। फॉर एग्जांपल यदि किसी पेशेंट को हार्ट के रिलेटेड डिजीज़ होती है, कोई चेस्ट पेन होता है उसको, और वो तुरंत इलाज नहीं ले पाते हैं और उस वक्त उसके बाद लेट आते हैं हॉस्पिटल में, तो कई बार हमने ये देखा है कि उसका जो हार्ट का फंक्शन है वो काफ़ी कम हो चुका होता है। तो ऐसे केसेस में हमें ये देखना होता है कि हम जो भी ट्रीटमेंट उसको देने जा रहे हैं, चाहे वो स्टेंट है या बाईपास सर्जरी है, उससे पेशेंट को कितना फ़ायदा होगा। क्योंकि एक बार यदि हार्ट का फंक्शन ऑलरेडी कम हो चुका है तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें उसको मेडिसिन ट्रीटमेंट देना है या उसको सर्जरी करना है। यदि उसकी एक वेसल्स में ब्लॉकेज है या दो में है और उसको कोई रिस्क फैक्टर है, लाइक सर्जरी के लिए वो फिट नहीं है, एज उसकी ज़्यादा है या उसका वेट ज़्यादा है या उसको पहले कोई सर्जिकल हिस्ट्री है, कोई चेस्ट पे कोई सर्जरी करवाई है या एब्डोमेन में कोई सर्जरी हुई है, कुछ और रिस्क फैक्टर हैं, तो हम ऐसे केसेस में जनरली स्टेंट प्रेफर करते हैं। लेकिन यदि डिजीज़ उसके 2 या 3 नसों में है तो ऐसे केसेस में ज़्यादातर बाईपास कंसिडर किया जाता है, या किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है साथ में तो ऐसे केसेस में भी बाईपास किया जाता है। जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे, क्या नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक यानी हर उम्र के व्यक्ति की हार्ट सर्जरी की जाती है? एग्जैक्टली, हमारे नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बच्चे और बड़ों दोनों की सर्जरी की जाती है और हमारे यहाँ पूरी कार्डियक साइंसेज की एक टीम है जिसमें कि कार्डियक सर्जन्स, कार्डियोलॉजिस्ट, इंटेंसिविस्ट, परफ्यूनिस्ट, पूरा एक कार्डियक साइंसेज का एक टीम है जो कि पीडियाट्रिक और अडल्ट दोनों केसेस हम डील करते हैं। पीडियाट्रिक में एज लो एज बर्थ वेट बेबी हम करते हैं, चाहे वो 2 किलो का हो या 3 किलो का हो, या बड़ों में भी अब 90 प्लस तक हमने हार्ट सर्जरी की है, जिनकी एज 90 प्लस है उनमें भी हमने हार्ट सर्जरी करी है। हमारे यहाँ कंप्लीट कार्डियक साइंसेज का एक डिपार्टमेंट है जो कि पीडियाट्रिक और अडल्ट दोनों केसेस करते हैं। नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के द्वारा जो मरीज़ हैं उनको प्रोवाइड की जाने वाली फैसिलिटी के बारे में भी जानकारी आपसे चाहेंगे, और साथ ही जो टेक्नोलॉजी है जो समावेशित की गई है नई टेक्नोलॉजी के आधार पर जो उपचार किया जा रहा है उसके बारे में भी जानकारी आपसे चाहेंगे। हमारे यहाँ पीडियाट्रिक और अडल्ट दोनों कार्डियक सर्जरी में जितने भी मोस्टली जो डिजीज़ हैं वो उनका सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। बच्चों में लाइक जितनी जो कार्डियक कॉमन कार्डियक डिजीज़ हैं, लाइक अगर बच्चों के दिल में छेद है, एएसडी है या कोई वीएसडी है, कोई टेट्रोलजी ऑफ फैलेट नाम की एक डिजीज़ होती है वो है किसी को, या कोई कॉम्प्लेक्स हार्ट डिजीज़ है, कॉम्प्लेक्स साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिसमें कि हमें डिजीज़ की जो सर्जरी है वो एक बार ना करके उसकी सर्जरी स्टेजेस में भी करनी पड़ती है। लाइक अगर उसकी एज 3-4 ईयर्स है तो उस एज में हम उसका एक ऑपरेशन करते हैं, फिर हम वेट करते हैं कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए सो दैट कि वो सेकंड स्टेज सर्जरी के लिए फिट हो जाए। उसके बाद हम उसका सेकंड स्टेज सर्जरी भी करते हैं जिसको कि हम कंप्लीशन फोंटान सर्जरी बोलते हैं जिसको। और बड़ों में भी हम जो कार्डियक सर्जरी जितनी भी हार्ट डिजीज़ के लिए की जाती हैं वो हमारे नारायणा हॉस्पिटल में हम लोग करते हैं। बाईपास सर्जरी है या किसी का वाल्व चेंज करना है या किसी की बाईपास सर्जरी के साथ साथ उसकी कोई हार्ट की नसों में और चेंज भी करना है उसको, ये सब हमारे यहाँ नारायणा हॉस्पिटल में हम लोग करते हैं।
यानी कि नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जितने भी बीमार लोग हैं जो हार्ट सर्जरी के लिए आ रहे हैं उनको तमाम वो सुविधाएं उपलब्ध होंगी और एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी आप लोग देने की कोशिश वहाँ पे करते हैं। बिल्कुल, पर जब हम बात करते हैं किसी भी बीमारी की तो खान पान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में जब हार्ट डिजीज़ की बात आती है तो मामला और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो जो हार्ट सर्जरी करवा चुके हैं उनको किस तरीके का डाइट प्लान अपना रखना चाहिए, किस तरीके का खान पान रखना चाहिए, ये जानकारी भी आपसे चाहिए। देखिए, हार्ट सर्जरी के बाद पेशेंट को हम कुछ मेडिसिन देते हैं और उसके बाद हम चाहते हैं कि पेशेंट जो है अपनी डाइटरी जो हैबिट्स हैं वो एक हेल्दी डाइट हैबिट रखने के लिए एडवाइज करते हैं, सो दैट कि उसको जो हम मेडिसिन दे रहे हैं कुछ उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी ड्रग्स देते हैं बाईपास सर्जरी के बाद जिससे पेशेंट को स्टमक में एसिड ज़्यादा बनता है, उसको गैस्ट्राइटिस रहती है। ऐसे पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि आप जो है स्पाइसी फूड ये सब चीज़ें कम लें, सो दैट कि आप मेडिसिन रेगुलरली ले पाएँ। प्लस या जिनके हमने वाल सर्जरी करी है उनको हम ऐसे ड्रग्स देते हैं जिनसे उनका ब्लड जो है वो पतला रहता है, सो दैट कि उनका वाल्व ठीक चलता रहे। ऐसे पेशेंट्स को हम बोलते हैं कुछ ऐसी जो वेजिटेबल्स हैं जिसमें कि जो ब्लड को गाढ़ा करने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है, वो हम वेजिटेबल्स उनको बोलते हैं कि कम लेनी है उनको। और हेल्दी डाइट हैबिट्स के लिए हम उनको बोलते हैं कि सो दैट कि वो मेडिसिन प्रॉपर्ली ले पाएँ और उनकी जो बॉडी का जो फंक्शनल स्टेटस है वो ठीक रहे। बिल्कुल, और ऐसे में जब दिल का मामला है तो लोग हार्ट डिजीज़ से प्रभावित ही ना हो, लोगों को हार्ट डिजीज़ हो ही ना, ऐसे में किस तरीके का डेली रूटीन उन्हें रखना चाहिए, किस तरीके का खान पान उन्हें रखना चाहिए और अपनी दैनिक दिनचर्या में किन किन चीज़ों को समावेशित करना चाहिए? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मुझे लगता है टू प्रिवेंट हार्ट डिजीज़, आई थिंक वन शुड अडोप्ट ए हेल्दी लाइफस्टाइल। लाइक फिजिकल वर्कआउट इज़ मस्ट, एवरीवन शुड डू सम फिजिकल वर्कआउट। लाइक उसको थोड़ा बहुत जो है सुबह शाम उसको एटलीस्ट घूमना चाहिए। आई थिंक अगर जॉगिंग कर सकता है दैट इज़ फार बेटर। एंड सेकेंड इज उसको जो है अपना जो लाइफस्टाइल है, लाइक डाइटरी हैबिट्स हैं, दे शुड बी प्रॉपर। यू शुड अवॉइड यूज ऑफ स्मोकिंग एंड अदर थिंग्स लाइक अल्कोहल एंड ऑल दीज थिंग्स इन एक्सेस अमाउंट ऑब्वियसली। बट वर्तमान समय में अगर हम देखें डॉक्टर साहब तो जो जिम लवर्स है वो बहुत ज़्यादा इस तरीके की बीमारियों से प्रभावित हो रहे हैं, हार्ट अटैक की समस्या उनमें ज़्यादा देखी जा रही है। कई लोग तो अगर हाल ही की बात करें तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल भी सामने आए जब जिमिंग कर रहे थे उसी दौरान हार्ट अटैक का शिकार हो गए। क्या वजह इसके पीछे है? देखा जाता है कि जो यंग जनरेशन है वो जिम में बहुत ज़्यादा वर्कआउट करती है, दे बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं, काफ़ी जो ड्रग्स हैं वो भी यूज़ करते हैं, कुछ उनके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उनसे स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर भी होता है यंग जनरेशन में, जो कि जिनसे कि उनको डिजीज़ ज़्यादा हो रहे हैं बेसिकली। तो ऐसे में किस तरीके का एटमॉस्फेयर हमें अपनी फैमिली में, अपने इन्वायरमेंट में बनाना चाहिए ताकि दिल से जुड़ी जो ये समस्याएं हैं वो ना हो, स्पेशली जो हार्ट अटैक की समस्या है? सबसे पहले तो हर इंसान को जो है कम्युनिकेशन रखना चाहिए किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, सो दैट कि उसको स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ ना हो। आपस में जो भी कुछ अगर उसको कुछ सिम्टम्स हैं या कोई डिजीज़ है उसके बारे में बात करनी चाहिए और मुझे लगता है समय रहते उसको अपना चेकअप करवाना चाहिए अगर उसको कोई सिम्टम है, सो दैट कि ऐसी डिजीज़ से बचा जा सके। बिल्कुल डॉक्टर सुनील शर्मा जी, तो तमाम चीज़ें हैं जिनके माध्यम से आप बीमार नहीं होंगे अगर अपनी दैनिक दिनचर्या में आप ये अपनाते हैं और उसके बावजूद भी अगर कोई हार्ट डिजीज़ आपको होती है तो क्योर के लिए आप हैं ही। तो ऐसे में फर्स्ट इंडिया के तमाम दर्शकों के लिए आपकी ओर से एक संदेश हम चाहेंगे। मेरी तरफ से सभी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम ऐसी सब चीज़ों से दूर रहें जिनसे कि हमारी बॉडी को स्ट्रेस होता हो, या हम एक अच्छी डाइटरी हैबिट अपनाएं और सेडेंटरी लाइफस्टाइल से दूर रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों तक तमाम वो अहम जानकारी पहुंचाने के लिए जो उनके दिल के लिए, उनके अपने लिए और उनके अपनों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ हेल्थ फर्स्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ और रखिए अपना और अपनों का ख्याल। नमस्कार।